नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम है विकास। ये उनके साथ में जो घटना घटी थी ना, साल 2014 की बात है, जब विकास की उम्र लगभग 25 साल के आसपास में था। और विकास हरियाणा के एक शहर में एक अच्छी फर्म में नौकरी करते थे और एक लड़की से प्यार में भी थे। उसका नाम था संध्या। अब जब नौकरी से उनको छुट्टी मिलती थी और तब अपने प्रेमिका के पास चले जाते थे। वो भी किसी और कंपनी में काम करती थी। थोड़ा पहले वो छूट जाती थी तो वो इंतज़ार करती थी और इसके बाद मैं भी पहुंच जाता था। अब अपनी बाइक पर बिठा करके मैं संध्या को लेकर के अब निकल जाता था घूमने फिरने। अब फिर इसके बाद 9 बजे 9:30 बजे जो वो रहती थी अपने सहेलियों के साथ में गेस्ट हाउस में, अब वहाँ मैं छोड़ देता था। यही हमारी दिनचर्या थी। लेकिन अब इस बात को लगभग और समय बीत चुका था। मैं विचार कर रहा था कि मैं संध्या से शादी करूं। मेरे मन में कितनी बार ख्याल आया था। फिर मैं एक रात को संध्या को मैं बोली पड़ा कि संध्या, अब हम लोग को मिलते हुए बहुत साल मैंने बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम अब शादी करें। संध्या अब टालने लगी कि नहीं विकास, थोड़ा और समय निकालते हैं और फिर हम इस बारे में जरूर सोचेंगे और फैसला करेंगे। अब संध्या तो उस समय टाल दिया था। मैं थोड़ा सा चिंतित में था कि बात क्या है, संध्या क्यों नहीं हाँ बोल रही। अब इसके मन में चल क्या रहा है, क्या हमारा ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या फिर आगे बढ़ेगा। मैं बहुत चिंतित रहा करता था। जब भी संध्या मिलती थी तो मैं उसी बात को दोहराता था कि संध्या, अब तुम्हारा क्या विचार है, कुछ तो बताओ। मेरे माता पिता मुझ पर अब शादी का दबाव डाल रहे हैं, फोन पर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रहा हूँ। तो अगर माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो पूछ भी रहे हैं कि देख तेरे मन में कुछ चल रहा है, कोई लड़की अब तेरे मन में भाई हुई है तो वो भी बता दे। मैं वो भी नहीं बता पा रहा हूँ जब तक मैं कन्फर्म ना हो जाऊँ। और तब संध्या कहने लगी कि विकास, थोड़ा सा मुझे अब वक्त दे दो। मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ, मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन मैं अब जो बात तुमसे बता रही हूँ ना, थोड़ा डर रही हूँ। देखो, मैं जिक्र किया था अपने माँ से तुम्हारे बारे में। माँ तो मान गई है, लेकिन मुझे बड़ा सख्त चेतावनी दी है। देखो, जो कुछ हो गया अब उसको भूल जाओ। तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे। अगर हम उन तक बात पहुंचाते भी हैं तो अब मामला गंभीर हो जाएगा। मैं इसलिए डर रही हूँ विकास, और कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा वक्त दो कि समझा माँ अब मेरे पिता को समझाए। जब तक मामला संभल ना जाए मैं कैसे हाँ बोल दूँ। वास्तव में मैं अब उस लड़की की बात समझ गया था कि उसके दिल में क्या चल रहा था, अब क्यों टाल रही थी। लेकिन हम दोस्त थे, दोस्त की तरह मिलते थे, प्रेमी प्रेमिका थे। तो रात बिरात हम उसको घुमाने ले जाता था, कभी पार्क में बैठता, कभी रेस्टोरेंट में बैठता था। अब हमारी दिनचर्या चल रही थी। अब बीच बीच में पूछता था कि कुछ बात आगे बढ़ी। अब देखो, हमारे परिवार वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ। तब वो रोने लगती थी, कहती थी कि विकास, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, अब तुम रास्ता निकालो। अब रास्ता हमारे पास में क्या था। वो कहती थी कि हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, भाग जाएं। मैं मना करता था कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, हम भागेंगे नहीं। तुम अपना अब जो है माँ को बताओ, पिता से बात करने की कोशिश करो, देखो वो ज़रूर मानेंगे। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है। हाँ, मैं भी अपने पिता को समझा दूंगा। मेरे पिता तो मेरी अब एक तरह से दोस्त की तरह है। तो तुम्हारे पिता क्यों नहीं तुम्हारी बात मान रहे। वो कहती कि वैसे वैसे पिता नहीं है, बहुत सख्त इंसान है। खैर, ऐसे ही हमारे साथ में चल रहा था। हम मिलते थे, बैठते थे और अपनी बात अब रखते थे। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद में जिस स्थान से मैं उसको पिकअप करता था, बाइक ले जाके खड़ा करता था, वो नज़र नहीं आती थी। तब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, वो आराम कर रही है। अब लेडीज का था मामला, वहाँ पर मैं जाता नहीं था। अब फिर फ़ोन पर मेरी बात भी नहीं हो पाती थी। फ़ोन अब उसका एक तरह से बंद मिलता था। अब मैं कुछ दिन के बाद उसे संपर्क साधा, तब वो कहने लगी कि मैं अपने घर पर आ गई हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी और मैं परेशान थी, तो देखभाल कोई करने वाला था नहीं, तो मैं अपने घर पर लौट आई हूँ।
अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और तब मैं आ जाऊंगी। अब मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास लौटूं। लेकिन मामला अभी बना नहीं है। सब कुछ बता रही थी कि देखो माँ तो तैयार है, लेकिन पिता अभी माँ बोल नहीं पाई है कि उनका गुस्सा जानती है। अगर एक बार ये कान में पड़ गया उनका तो हम लोग का परिवार में खलबली मच जाएगी। अब उचित मौका की तलाश है। अब उसी मौके की तलाश हम लोग कर रहे हैं। मैं समझ गया था कि कितनी अब विपदा में है, तबीयत खराब है, ऊपर से मैं शादी का दबाव दे रहा हूँ। अब चिंतित है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब फिर मैं अब वो तो अपने घर चली गई थी, लेकिन कभी कभी मैं उस जगह से निकलता था, रास्ता ही मेरा था। रात को मैं एक रात 8 बजे उस जगह से निकल रहा था, तो मुझे लगा कि ये संध्या ही हो सकती है। संध्या ही है। कपड़े का पहनावा सब कुछ वैसे ही था, वो भी बाल खुल रखती थी, और जो मैं देख रहा था वैसे ही थोड़ा अंधेरा था वहाँ पर। तो मैं अपना बाइक लेकर के पहुँच गया। बाइक रुक दी। उसका चेहरा दूसरी तरफ में था, उस लड़की का। अब मैं तो पीछे से देख कर पहचान गया था कि ये संध्या ही हो सकती है, और कोई नहीं। मैंने पूछा कि संध्या तुम आ गई हो और तूने मुझे खबर भी नहीं किया। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बाइक खड़ा करके उतर गया कि कहीं गुस्सा में तो नहीं है। अब मैं उसके पास चला गया। सामने गया तो मैं देख लिया था, संध्या जैसे एकदम हूबहू लग रही थी, 2 कॉपी लग रही थी। अब मैं उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही बड़ा सा अजीब सा झंझनाहट सी मुझे महसूस हुई थी। और तब कुछ अलग आवाज़ था, संध्या की आवाज़ नहीं थी, कुछ अलग ही था। तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया, पूछने लगा कि आवाज़ तुम्हारा बदलाव क्यों संध्या, बात क्या है? और तुम इतना मुझसे कट कट के क्यों खड़ी हो? पहले वाली संध्या की तरह मुझसे क्यों नहीं मिल रही हो? मैं पूछने लगा, सवाल सवाल करने लगा। लेकिन वो सवाल का जवाब थोड़ा रुक रुक के दे रही थी, और जब वो बोलती ना तो खड़खड़ाहट सा महसूस होता था। मैं उस अपनी संध्या की आवाज़ को बिल्कुल पहचानता था, वो आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा कि सर्दी जुकाम तबीयत खराब की वजह से थोड़ा आवाज़ में बदलाव आ गया, और कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मैं उस लड़की का हाथ पकड़ के कहने लगा, चलो हम उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे और तुम्हारा तबीयत भी सुधार आ जाएगा। तब वो मान गई थी, बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई थी। अब मैं उसको संध्या ही समझ रहा था, क्योंकि वो हूबहू कॉपी लग रही थी। और उसी जगह पर जहाँ हम उसको मिलते थे, वहीं से मैं उसको बाइक पर बिठाता था। मैं लेके चल दिया। जब उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे ना, तब वो इसी खरखराती आवाज़ में कहने लगी, नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, मैं बता रही हूँ उधर चलो। अब मैं अपनी प्रेमिका की बात क्यों नहीं मानता। जिधर बता रही थी उधर ही मैं अब बाइक चलाने लगा। शहर से हम बाहर निकल गए थे। मैं पूछने लगा कि संध्या तुम कहाँ लेके जा रही हो? तब खरखराती आवाज़ में कहने लगी कि मैं जहाँ लेके जा रही हूँ ना, तुम्हें भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। मैं उसका मतलब समझ गया था। आज संध्या मूड में है और ये रात हमारी बिल्कुल सही बीतने वाली है। क्यों न चले हम? अब उसके बताए रास्ते पर मैं चलने लगा। मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे सपने तैर रहे थे। मैं मन ही मन बड़ा खुश था कि चलो आज संध्या के साथ हमारी रात अच्छी बीतेगी। लेकिन हम जा कहाँ रहे? मैं कई बार उससे पूछता कि हम जा क्या रहे, तब कहती कि मेरे भरोसा नहीं है क्या? खरखराती आवाज़ में मैं बोलता, भरोसा है तभी तो मैं तुम्हें लेके घूम रहा हूँ, नहीं होता तो तुम मेरे साथ में थोड़ी होती। आखिरकार 2 घंटा के समय बीत गया था। मैं बाइक चलाते जा रहा था। मैं बार बार पूछता था कि और कितना दूर जाना है, और कितना दूर जाना है। तब कहती कि क्यों, मज़ा नहीं आ रहा? अरे बस आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। तब भी वो खरखराटी हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। अब चेहरा मोहरा मिलता जुलता था, सब कुछ था वैसे ही संध्या की तरह लगता था, तो मैं जरा भी शक नहीं कर पाया था। खैर एक अनजान जगह पर उसने बोला बाइक रोको। मैं उस अनजान जगह को आसपास देखना शुरू किया। मुझे लगा कि एरिया पूरा खाली का खाली है। दूर दूर तक कहीं लाइट, कहीं रोशनी, कोई घर, कोई ऐसा चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था।
मैं कहने लगा कि संध्या हम कहाँ आ गए। तब वो कहने लगी, क्यों, जगह रोमांटिक नहीं है? देखो यहाँ पर हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। हम एक ऐसी ही जगह पर आ गए हैं। अब सारी रात हम यहाँ पर रहेंगे। अब इसके बाद सुबह हम वापस चल पड़ेंगे। आसमान में रोशनी थी चांद की। शायद आज पूर्णिमा का रात था। बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ करके, अब हम बाइक से उतर चुके थे और झाड़ियों के पीछे ले जाने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब हमारा मिलन होगा। ऐसा तो मैं कई बार चाहा था अपनी प्रेमिका से, लेकिन वो मना कर दी थी, नहीं ये सब गलत बात है, ये सब शादी के बाद होता है, पहले नहीं। और आज खुद वो तैयार थी। वो मुझे लेके झाड़ियों की तरफ जा रही थी और मैं तो बस जादू सा उसके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार झाड़ियों का एरिया खत्म हो चुका था। अब मुझे वो खाली खाली जगह दिखाई दे रही थी। हरी भरी घास हर जगह फैली हुई थी। और फिर वो एक जगह पर बैठ गई और कहने लगी, बैठो, यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं देखा कि हाँ, खुली खुली जगह है। अब यहाँ पर देखो, आसमान में चांद निकला हुआ है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना तो कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है। तो यहाँ तो पूरी तरह से आज़ादी है। हम जो भी चाहें अपने मन की कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्यार का शुरुआत कर बैठे थे। मैं तो बहुत बेचैन था। आखिरकार मेरी तमन्ना अब पूरी जो होने जा रही थी। हाँ, तभी एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज़ एक बूढ़े इंसान की थी जो खांसते खांसते चिल्ला रहा था, ठहरो 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 ठहरो। जैसे आवाज़ फिजा में गूंज रही हो, इक्को साउंड महसूस हो रहा है। वो आवाज़ के सुन करके जो मेरी संध्या थी ना, बेचैन हो गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई। जिस हालात में थी और उस हालात में खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो खड़ी हो चुकी थी मुझे धकेल करके। मैं तो आश्चर्य में डूब गया कि ये क्या हुआ। ये सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई था नहीं, अचानक एक खांसते हुए बुड्ढे की आवाज़ कहाँ से आने लगी, ठहरो ठहरो। जैसे आवाज़ कई बार मेरे कानों में गूंज रही हो। अब संध्या तो उठ के खड़ी हो गई थी। इधर उधर देख रही थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी, जैसे उसको कोई देख रहा हो। वो आवाज़ फिर दोबारा आई। जब खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तब मैं देखने लगा कि आखिर ये बूढ़ा इस तरफ में क्यों आ रहा है। यहाँ तो कोई गांव जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना कोई घर है। जिधर देखो उधर झाड़ी झाड़ी, जंगल जंगल दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये बूढ़ा इस जगह पर रात को कर क्या रहा है और हमारे रंग में भंग क्यों करने आ गया। मैं एक तरह से उस पर नाराज था, गुस्सा था। अब मैं उस बूढ़े की तरफ देखने लगा जो चांद की रोशनी में सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हमारी तरफ आ रहा था। ज्यों ज्यों नज़दीक आ रहा ना, संध्या घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी। अचानक मैं उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? हम प्रेमी प्रेमिका हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। हम शादी करने वाले हैं, तो डरने वाली क्या बात है? तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं उस बूढ़े से बात करूंगा। आखिर उसका किसने अधिकार दिया कि हमारे रंग में भंग डालने का? क्या ये पूरा जगह उसकी है? आने दो, मैं डरता थोड़ी हूँ, मैं उससे बात करूंगा। संध्या मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने डरो मत ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, आने दो, मैं उससे बात करूंगा। जे जे बूढ़ा नजदीक आ रहा था, संध्या छटपटा रही थी, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो एक झटके से वो अपने दांत मेरे हाथ पर लगा दिया, जोर से काटे। अब मैं तब एकदम डर गया। अरे ये क्या तूने किया, ये क्या किया? तब वो भाग गई झाड़ियों की तरफ दौड़ती हुई। अब मैं उसके पीछे भागने लगा और तब तक वो बूढ़ा हमारे पास में आ गया था। ठहरो ठहरो ठहरो। जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही हो, जैसे किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो, या फिर वहाँ पर इको साउंड सिस्टम फिट किया हुआ हो। मैं उसकी आवाज़ सुन करके एकदम घबरा गया। अब वो इतनी तेजी से मेरे पास में आ चुका था कि मैं तो हक्का बक्का रह गया। संध्या झाड़ियों में गायब हो गई थी, वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। तब वो बूढ़ा जो मेरे पास में आकर खड़ा हो गया था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा, कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? अब आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने बताया कि बाबा जी मेरा नाम विकास है और मैं पास के अब शहर में रहता हूँ।
ये कौन थी, तुम्हें पता है? मैंने बोला, हाँ, मेरी प्रेमिका थी, उसका नाम संध्या है। हाँ, हम जल्द शादी करने वाले हैं। बाबा जी, ये गलत बात है। आप देखो, हमारे रंग में भंग डाल दिए। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। मैं बाबा पर अपना गुस्सा निकालने लगा। तब बाबा मेरी हाथ पकड़ लिया। जिस जगह पर उस दांत से खाई थी ना, अब उसको देखने लगा। देखो, अभी देर नहीं हुई है, मुझे अपना काम कर लेने दो। उस बाबा की हरकत देख करके मैं और गुस्सा हो चुका था कि बाबा, ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो? आप हमारे बीच में आ गए। आपको तो आना नहीं चाहिए। आपको शर्म आता है कि नहीं आता है? मैं गुस्से में ना जाने अनाप शनाप उस बाबा को बोल रहा था। लेकिन बाबा वही हाथ जिस पर लड़की काट करके भागी थी खा करके, और वो हाथ पकड़ लिए थे और कहने लगे कि अभी देख, देर नहीं हुई है, मुझे अपना काम करने दे, मुझे अपना काम करने दे। अब उनकी जो आवाज़ थी ना, बिल्कुल नॉर्मल शांत सुनाई पड़ रही थी, नहीं तो दूर से आवाज़ इक्को की तरह लग रही थी। मैं अपने संध्या के लिए व्याकुल था कि वो बाबा से डर करके क्यों भागी है और कहाँ झाड़ियों में छिपी पड़ी है। मुझे उसके पास जाना होगा। जहाँ पर उसने काट खाया था, अब वहाँ पर मिर्च जैसा महसूस हो रहा था, जलन सी हो रही थी। लेकिन मैं गुस्से में था। बाबा को ही अब समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, वो मेरी प्रेमिका थी, कोई कोई गैर नहीं थी। हम दोनों जल्द शादी करने वाले थे। हम तो बस यूं ही घूमने आ गए थे और यहाँ का शांत वातावरण देखा तो हम यहाँ पर कुछ देर आराम करने बैठ गए थे। अब इसमें हमने कौन सी बड़ी बात कर दी? हमने क्या गलत कर दिया? बाबा मेरी तरफ घूर कर देखते रहे और उस हाथ को सहलाने की कोशिश करने लगे। मैं बोला, मेरा हाथ छोड़िए, आप छोड़िए मेरा हाथ। तब वो कहने लगे, अरे बालक, जो मैं तेरे कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन। क्या तू जानता है तेरे साथ में अभी क्या हुआ है? मैं बोलने लगा कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम प्रेमी प्रेमिका के बीच में आप एक दरार की तरफ आ गए हैं, बीच में आके खड़े होंगे। तब बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, जिसको तू अपना प्रेमिका समझ रहा है ना, वो तेरी प्रेमिका तो थी ही नहीं, वो तो एक चुड़ैल थी। अब वो तेरी प्रेमिका का रूप धारण कर रखी थी, आवाज़ थी उसकी। सही मायने में मैं बाबा की बात पर अब एकदम से उछल सा गया था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते थे कि मेरी प्रेमिका चुड़ैल है कोई? कैसी बात करते हैं आप? अब इतने बड़े बुजुर्ग हो गए, बात करने का तरीका नहीं, अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। मैं बाबा पर ही गुस्सा हो रहा था, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे। मेरे हाथ पर न जाने अपनी उंगलियां फिरा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अपना काम करने दे, नहीं तो तेरे साथ में बहुत कुछ हो सकता है। तू जिंदा बचेगा या ना बचेगा मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपना काम कर लूँगा ना तो मुझे चैन पड़ जाएगा। और वो उस घाव को सहला रहे थे जहाँ पर उस लड़की ने काट खाया था, उंगलियां उस पर फेर रहे थे। और फिर मैं उनसे बात भी कर रहा था कि बाबा देखिए, आप बहुत गलत किए हैं। मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका चुड़ैल नहीं थी, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। हम कुछ दिनों के बाद हम शादी करने वाले थे। लेकिन वो अपने जीत पर अड़े थे कि जिसको तू प्रेमिका समझ रहा था ना, वो तेरी प्रेमिका थी ही नहीं। वो एक चुड़ैल जो रंग रूप बदल सकती है, आवाज़ बदल नहीं पाई। उसकी आवाज़ में खरखराहट महसूस हो रही थी। तब मैं चौंक गया कि हाँ बाबा, ऐसा तो लग रहा था, लेकिन ये तो सर्दी जुकाम के साथ किसी के साथ हो सकता है। तब वो कहने लगे कि नहीं, मैं उसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ऐसे ही अपना शिकार लेकर के वो आती है यहीं आस पास में। अब मैं इस पूरे एरिए का रखवाली करता हूँ। तब मैं बोला कि बाबा, क्या बोल रहे हो आप? हम देखो किस सदी में पहुँचे हुए हैं। लोग बाग मंगल पर चले गए हैं, जाने वाले हैं। मंगल पर हमारा यान चला गया है। अब देखो ना, अब इस सदी में भी हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। मुझे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब मैं बाबा से एक तरह से जवान लड़ा रहा था, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे, जैसे कोई अपने बच्चे को समझाता है, और वैसे मुझे समझा रहे थे। अब फिर मुझे समझाते हुए कहने लगे, देख अभी देर नहीं हुई है, अगर मैं थोड़ा देरी में पहुंचता ना तो शायद तू बच नहीं पाता। तेरी लाश यहीं सड़ जाती, हड्डी है ना चूर चूर हो जाती। ये जो लड़की है ना, उसके शहर एक तरह से जहर तेरे शरीर में भर दिया था। जाते जाते भी अपना काम कर गई थी। उसको पता था कि मैं आऊँगा तो उसका बस चल नहीं पाएगा।
इसलिए वो तुझे मार करके तेरी आत्मा को निकाल करके इसी जगह में आसपास में कहीं रखना चाहती थी, ताकि अपनी मनोकामना वो पूरी कर सके। बाबा की बात सुन करके मैं दहल गया था। अब मैं मन ही मन डरा हुआ था, लेकिन मन मेरा मान नहीं रहा था कि साइंस के युग में भूत प्रेत कहाँ से आ गए। ऐसे कैसे चुड़ैल कोई बन सकती है जो मेरी प्रेमिका का रूप धर सकती है। लेकिन ये सब रियल में मेरे साथ में हुआ था, घटा था, मेरी आंखों के सामने हुआ था। अब इसकी बात मुझे पता, सब कुछ चल चुका था। लेकिन उस टाइम मैं बाबा से जुबान नहीं लड़ा रहा था कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहने लगे, अपने प्रेमिका को बुला, आवाज़ दे, अगर तुझे विश्वास नहीं है। अगर वो तेरी प्रेमिका होगी तेरे पास में लौटेगी, अगर वो तेरी प्रेमिका नहीं होगी तो तेरे पास कभी नहीं आएगी, जब तक मैं खड़ा हूँ, देख ले। आखिरकार मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, संध्या संध्या डरो मत, ये अपने बाबा जी हैं, ये हमारा कभी नुकसान नहीं करेंगे, आ जाओ, ना किसी को बताएंगे, आ जाओ आ जाओ, डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत आवाज़ लगा दिया था। मैं इधर उधर देख रहा था कहीं किस झाड़ी में छिपी पड़ी है। अब मैं ढूंढने की कोशिश भी करता था। आखिरकार मैं थक चुका था। बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे अभी और आवाज़ लगा ले, जितना तेरे शक्ति है शरीर में पूरा प्रयोग कर ले। मैं अब समझ गया था कि कहीं बाबा सच तो नहीं करे। आखिर बाबा कहने लगे कि देख बेटा, जो मैं बता रहा हूँ तुझे मानना पड़ेगा। वो लड़की तेरी प्रेमिका नहीं थी जिसका नाम संध्या है, वो संध्या का रूप धर लिया था। वो लड़कों का मन में अब पढ़ लेती है कि आखिर इसका प्रेमी कैसी होगी, प्रेमिका कैसी होगी, और वैसा ही रूप धारण करने की कोशिश कर लिया होगा। वो जान गई होगी जब तू उधर से गुजर रहा होगा ना, और अब तुझे वो पहचान गई होगी कि इसकी प्रेमिका कैसी होगी। लेकिन अपनी आवाज़ वो बदल नहीं पाई, उसमें वो शक्ति नहीं है कि हो बहू आवाज़ बदल सके। इसलिए वो मैं पकड़ लिया था। मैं तो दूर से सूंघ करके पता लगा लिया था कि हमारे एरिया में कोई आ गया है। ये एरिया मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता हूँ। मैं कहने लगा कि बाबा, आप यहाँ पर अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता है? और तब मुस्कुराते हुए कहने लगे, डर किस बात का? सबसे बड़ा तो डर मैं हूँ इन लोगों के लिए। अगर ये मेरी आवाज़ भी सुन लेना तो आसपास के एरिया अगर कहीं रहते भी होंगे ना तो खाली करके चले जाते हैं। जा बेटा, अपनी प्रेमिका को भूल जा, ये तेरी प्रेमिका नहीं है। देख, ये जो घाव है ना 2-3 दिन के अंदर में सही हो जाएगा। इस पर सिर्फ हल्दी लगा देना, हल्दी गिला करके, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत डर चुका था। बाबा मुझे रोड तक, वहाँ तक आए जहाँ तक मेरी बाइक खड़ी थी। और जब मैं बाइक स्टार्ट करके वापस मोड़ लिया था, तब तक बाबा खड़े दिखाई देते रहे। तब जब मैं दूर निकल गया, बाबा नज़र नहीं आए, तब मैं बाइक तेज तेज चलाते हुए शहर पहुंच गया था। अगले दिन अब मैं अपने घर पे था और उसमें जो घाव था टीस हो रहा था। तब मुझे ध्यान आया कि बाबा ने हल्दी लगाने के बोला था। फिर मैं हल्दी गिला करके अपने उस जख्म पर लगाया, और ऐसा ही मैं 2 दिन तक किया था। मैं बार बार संध्या को फ़ोन लगाने की कोशिश करता था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेरे मन जो था ना अभी भी आसान था, कहीं वो मेरी प्रेमिका तो नहीं थी। मन अभी भी दुविधा में फंसा हुआ था, क्योंकि मेरी संध्या से बातचीत नहीं हो पा रही थी। आखिरकार 2 दिन के बाद संध्या का फ़ोन आया। तब मैं जब आवाज़ पहचान गया कि संध्या ही है, तब मैं पूछा, संध्या तुम हो कहाँ पर? तब वो बोली, हाँ अभी मैं अपने घर पर ही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी, और कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहने लगा कि संध्या, अब तुम ज़रा अपना सही ढंग से नाम बताओ। संध्या हड़बड़ा के कहने लगी, पागल हो गया क्या? मैं बोला, पागल नहीं, मैं उस रात पागल हो गया था जब मैं तुम्हें बाइक पर लेके गया था। वो कहने लगी, मैं घर से निकली नहीं, मैं उस जगह पर पहुंची नहीं गई, तो तुम मुझे कैसे लेके गए थे? वाकई में वो बात को झूठी करार दे रही थी। नहीं, मैं हो ही नहीं सकती, मैं तो अपने घर में बीमार पड़ी थी। अगर नहीं तो तुम ऑफिस में पता कर सकते हो कि मैं ऑफिस में आई थी कि नहीं आई थी। वाकई मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी कि आज के युग में भूत प्रेत भी रहती और वो किसी का रूप अब धारण कर सकते हैं।
सही मायने में मैं बहुत खौफ में हो गया था। हाँ, इसके बाद जब मेरी प्रेमिका आ गई थी, हाँ, तब मैं उसको पूरी कहानी बताया। तो पहली बार तो वो मजाक में लिया था, लेकिन जब मैं सीरियस होकर उससे बात किया, हाँ, तब उसको समझ में आया था। हाँ, तब वो बहुत डर गई थी। हाँ, वो जख्म भी दिखाया जो अब भर चुका था। बाबा के बारे में बताया तो कहने लगी कि देखो, ऐसा बाबा कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता है जिसकी वजह से कोई भूत प्रेत भाग जाए। वो बाबा कोई शक्तिशाली पुण्य आत्मा थे। अब उनके प्रताप से ही अब उस जगह पर शांति रहती होगी, और उनके वजह से ही तुम उस रात बचे थे। अगर वो नहीं होते तो शायद तुम जिंदा भी नहीं होते, जैसे बाबा ने कहा था। हाँ, इसके बाद हमारी शादी होने में थोड़ी अड़चन जरूर थी, लेकिन आखिरकार संध्या के पिता मान चुके थे। और फिर हमारी संध्या से ही शादी हुई थी। आज भी हम इस बात को कभी कभी चर्चा करते हैं तो डर जाते हैं। छोड़ो ना, इस बात को रहने दो ना, ये बात हमें सुनना नहीं है। मुझे डांटने लगती है, छोड़ो इस भूली हुई बात को क्यों याद दिला रहे हो। लेकिन आज भी मैं इस बात को भूलता नहीं कि मेरी संध्या की हम शकल बन गई थी। अब मुझे झांसे में लेकर के एक ऐसी जगह पर गई थी जहाँ बाबा के कहे अनुसार अब वो मेरा काम तमाम करने वाली थी, मेरी आत्मा को निकाल करके अपने पास कैद रखने वाली थी। अब मैं उसी के याद में कहूँ ना कि जैसे याद आती है उस कहानी को तो मैं कांप उठता हूँ। आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि देखो ना, आज साइंस का युग है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और हम आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं अब अपने आप को जान चुका हूँ कि नहीं, ये भूत प्रेत भी अब एक तरह से होते हैं। और उस रात जो मेरे साथ में हुआ था वो क्या था? वो भी तो अंधविश्वास ही था, लेकिन था ना सच। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई स्टोरी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।